जब कभी भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जो किसी न किसी वे में इंटरनेट के साथ सर्वर के साथ डेटा कम्युनिकेशन कर रही होगी, तो आपको 50% आपकी एप्लीकेशन मोबाइल डेवलपमेंट के ऊपर होगी और 50% आपकी टोटल डेवलपमेंट सर्वर लेवल के ऊपर या बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर होगी। आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करेंगे, इनर जॉइंस आउटर जॉइंस को डिफाइन करेंगे, क्यूरीज को डिफाइन करेंगे, ऑथेंटिकेशन को डिफाइन करेंगे, सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और इस तरीके के बेशुमार हमारे पास इश्यूज हैं जो आपको खुद इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन आज के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम अपनी बैक एंड के ऊपर जो सर्वर लेवल की प्रोग्रामिंग या कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पूरी की पूरी सर्वर लेवल के डेवलपमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास गूगल फायरबेस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स, एंड इन दिस वीडियो एंड ऑल द अपकमिंग वीडियोस इन दिस सीरीज वी विल लर्न अबाउट गूगल फायरबेस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉयड के रिलेटेड, जो कि हमारे पास फायरबेस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये फायरबेस बेसिकली गूगल का एक प्रोडक्ट है, इसको कॉमनली हम बैक एंड एज अ सर्विस भी कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर डिटेल में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में पूरे का पूरा आपको आर्किटेक्चर समझाऊंगा, पूरी की पूरी हम फिलासफी देखेंगे कि फायरबेस की फिलासफी क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये हमारी बैक एंड के डेवलपमेंट को या ओवरऑल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसीजर को आसान करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी पहली स्लाइड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, हमारे पास क्या जनरली हम क्या समझते हैं, व्हाट पीपल थिंक, वो ये है कि सिंपली आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारे पास क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे पास हमारी iOS एप्लीकेशन है। ये पूरे के पूरी फिलोसफी, पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है वो दोनों डिवाइसेज हैं, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो, बेशक वेब एप्लीकेशन हो, उनके लिए भी इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्वर होता है जिसके ऊपर हमारी फाइल्स या हमारी वेब होस्ट हुई होती है, या यूजर के क्रीडेंशियल्स पड़े होते हैं, यूजर के मैसेजेस, डेटा वगैरह पड़े होते हैं, और हमारी एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई को यूज करते हुए सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है। अगर आपको रेस्ट एपीआई का नहीं पता या ये नहीं पता कि किस तरीके से रेस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, तो आप मेरा जो सीरीज चेक कर सकते हैं यूजिंग रेस्ट एपीआईज इन मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन वही पिक्चर मैंने थोड़ी सी जो है वो एक न्यू पर्सपेक्टिव से किया। डिवाइसेस हमारी कम्युनिकेशन करती हैं सर्वर या रेस्ट एपीआई से, और रेस्ट एपीआई या सर्वर हमारा कम्युनिकेट कर रहा होता है हमारे डेटाबेस के साथ। यानी कि हम जो है हमारी डिवाइस या हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर होती है, हमें रेस्ट एपीआई भी डिफाइन करनी पड़ेगी, डेटाबेस भी डिफाइन करना पड़ेगा सेपरेटली किसी सर्वर के ऊपर। डेटाबेस सर्वर के ऊपर हमारा डेटाबेस होस्टेड होगा, फिर हम एक अलग जगह पे या उसी सर्वर के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि हम रेस्ट एपीआई को डिफाइन करते हैं, हमारी एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई से कनेक्ट होती है या कम्युनिकेशन करती है, और रेस्ट एपीआई बेसिकली हमारे डेटाबेस के साथ या सर्वर के साथ कनेक्ट होगी और वहां से हमें डेटा को रिट्रीव करके देगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें से 50% हमारी मोबाइल डेवलपमेंट है और 50% ही हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट आ रही है। आपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सर्वर डेटाबेस डिफाइन करना, डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे हमने डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद फिर हमें रेस्ट एपीआई हमने डिफाइन करनी होती है। तो ये काफी ज्यादा काम है जो आपको बैक एंड के ऊपर भी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सर्वर का कंसेप्ट देता हूँ, क्योंकि इस स्लाइड की जब हम क्लियर करेंगे तो इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम जितने भी कंसेप्ट्स होंगे जो आपको फायरबेस के साथ या जनरली किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं वो सारे इंशाल्लाह क्लियर मैं करवा दूंगा। तो कंसेप्ट ऑफ सर्वर के ऊपर अगर आप आए तो सर्वर हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मेनली ये होता है कि हमारा डेटा जो है वो रिमोट किसी कंप्यूटर के ऊपर, किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, स्टोर होता है। वो बेसिकली हमारे पास सर्वर होता है जो कि 24/7 हमारे पास ऑनलाइन होता है, अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटाबेस सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, आपके पास ईमेल सर्वर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सर्वर हो सकते हैं। होप्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मोस्टली हमारे पास यही होते हैं, डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, ईमेल सर्वर वगैरह। अब क्या करते हैं, जब भी क्लाइंट डिवाइस के ऊपर आपके पास आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी, मोस्टली इस केस में हमारे पास हमारी क्लाइंट डिवाइस मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉरी मोबाइल डिवाइस, आपके पास ब्राउजर भी हो सकता है। तो जब भी हमारे किसी भी क्लाइंट को जरूरत पड़ती है डेटा की, तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर को वो रिक्वेस्ट करेगा। अब ये रिक्वेस्ट आपकी गेट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, मोस्टली हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने ब्राउजर के ऊपर google.com या किसी भी ईमेल वेबसाइट का youtube.com टाइप करते हैं, तो वो बेसिकली वो URL बेसिकली एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है सर्वर के पास।
अब सर्वर क्या करता है, सर्वर देखता है जो रिक्वेस्ट आपने उसको भेजी है, उस रिक्वेस्ट के में आपने एक एड्रेस भेजा होता है, वो देखता है क्या मेरे पास इस एड्रेस के ऊपर कोई भी डेटा पड़ा है, वो आपकी कोई फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जब सर्वर को वो चीज़ मिल जाती है तो सर्वर उसको रैप करता है यूज़र के HTML कोड के अंदर, और वो उसको रिस्पॉन्स जो है वो सेंड कर सकता है। HTML के अलावा वो JSON किसी भी सूरत में वो रिस्पॉन्स आपको सेंड कर सकता है। तो आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उस रिक्वेस्ट के रिस्पांस के ऊपर वो डेटा लेगा और वो सेंड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्सेज, वो क्लाइंट को वो डेटा जो है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो डेटा होता है वो बैक सेंड कर देता है। तो नेक्स्ट आप आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रियलिटी में हमारे पास क्या होता है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन जो है वो REST API के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही होती है हमारे सर्वर के साथ, लेकिन सर्वर के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, आप देख सकते हैं हमें ऑथेंटिकेशन हैंडल करनी पड़ती है, डेटाबेस हैंडल करना पड़ता है, स्टोरेज हैंडल करनी पड़ती है, एनालिटिक्स हैंडल करने पड़ते हैं। एनालिटिक्स से मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन किन किन डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है, किस टाइम के ऊपर रन हो रही है, उसका ओवरऑल क्या है कि कितने टाइम के लिए कितने यूजर उस एप्लीकेशन में, या जनरली आपकी जितनी भी एनालिटिक्स होती हैं वो पूरी की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो सर्वर के ऊपर आपको खुद कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। क्रैश रिपोर्टिंग होती है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी दफ़ा क्रैश हुई या किन किन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो क्रैश हुई। तो पुश नोटिफिकेशन होते हैं, वेब होस्टिंग वगैरह होती है। इसमें इस तरह के आपको जितने ज़्यादा फीचर्स आप अचीव करना चाहते हैं वो सारे आपको खुद सर्वर लेवल के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं इश्यूज ऑफ बैकएंड सर्वर, क्योंकि जब हम सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली हमारा बैकएंड होता है, उसको हम बैकएंड कहते हैं। क्लाइंट या मोबाइल एप्लीकेशन हमारा फ्रंट एंड होता है और हमारा सर्वर जो कि रिमोट हमारी कोई भी स्टोरेज लोकेशन हो सकती है या रिमोट सर्वर होता है तो उसको हम बैकएंड सर्वर कहते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन मैंने जनरली और सिंपल इश्यूज हैं वो हाईलाइट किए हैं जो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। टेक्निकल ज़्यादा मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, पर मैंने मेन जो है वो हाईलाइट किया। सबसे पहला तो यह है कि हार्ड टू प्रोग्राम और कन्फिगर। अब बैकएंड सर्वर हार्ड टू प्रोग्राम, आपको पूरे का पूरा सर्वर खुद प्रोग्राम करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है हमारे पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये नो रियल टाइम अपडेट्स। जब भी हम बैकएंड सर्वर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको रियल टाइम अपडेट्स नहीं मिलती। रियल टाइम अपडेट से मुराद ये होती है कि आपके पास सपोज करें व्हाट्सएप का ग्रुप है, एक बंदा जैसे ही मैसेज सेंड करता है तो फौरन आपके जितने उस ग्रुप में जितने भी क्लाइंट्स होंगे फौरन ऑटोमेटिकली उन क्लाइंट्स को खुद रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा व्हाट्सएप को, बल्कि ऑटोमेटिकली वो न्यू मैसेज या न्यू डेटा जो होगा वो उनकी डिवाइसेस के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन जब हम बैकएंड सर्वर के साथ काम करेंगे तो उस वक्त हमें यह करना पड़ता है जब कभी भी क्लाइंट को डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो उसको मैनुअली चेक करना पड़ता है क्या हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा अवेलेबल है। अगर अपडेटेड डेटा अवेलेबल होगा तो फिर वो उसको चेक करेगा। सपोज कर लें हमारे पास कोई वेदर एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, अगर वो इस आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट कर रहा होगा व्हाट्सएप, तो आपको यह है कि यूजर हर एक मिनट हर एक सेकंड के बाद खुद चेक करेगा। काफी ज्यादा नेटवर्क कॉल्स होंगी, उसके काफी ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए डिसएडवांटेजेस उसको आगे हम देखेंगे। पुलिंग एंड पुशिंग हमारा पूरी एक वीडियो होगी इसके ऊपर इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास ये हार्ड टू स्केल, क्योंकि बैकएंड जो सर्वर होता है वो आपने ऑलरेडी आपकी अपनी एप्लीकेशन के स्केल के मुताबिक जो है वो डिफाइन किया होता है। अगर फौरन ही आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स ग्रो कर जाते हैं या रन टाइम के ऊपर आपको जो है वो ज्यादा स्टोरेज की या स्केलेबिलिटी की जरूरत पड़ती है तो बैकएंड अदर सर्वर को स्केलेबल करना थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल होता है। ये नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये नीड टू बिल्ड ऑथेंटिकेशन लॉजिक फ्रॉम स्क्रैच। अब चूंकि आपके सर्वर के ऊपर यूजर जो है वो लॉग इन हो रहा होगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह हो रही होगी, तो वो पूरी की पूरी लॉजिक आपको स्क्रैच यानी कि जीरो लेवल से खुद बहुत डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नीड टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है और सबसे क्या लेंगे हाई प्रायोरिटी का ये पॉइंट है कि आपको सिक्योरिटी खुद मेंटेन करनी पड़ती है, इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, जो कि अगर हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो पॉसिबल है कोई जो है वो मिस्टेक हो जाए। बहरहाल मोस्टली ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम होता है। ये नीचे आप देख सकते हैं मेन इसमें से प्रॉब्लम ये होती है लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इस चीज़ के लिए हमें लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब रिसोर्सेज यहाँ पे मेरी मुराद टाइम भी है, डेवलपर भी है, इक्विपमेंट्स भी ले सकते हैं आप, पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये है कि टाइम और डेवलपर्स जो हैं वो हमारे बहुत कॉमन जो है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे यहाँ पे ज़ाया होते हैं। अगर हम नेक्स्ट आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड के लिए आपको अलग डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, iOS के लिए अलग डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। सपोज कर लें यहाँ पे एंड्रॉइड और iOS के लिए दोनों के लिए एक ही डेवलपर यूज करते हैं, लेकिन एटलीस्ट बैक एंड के लिए आपको एक अलग या बैक एंड सर्वर के लिए आपको एटलीस्ट एक अलग डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आएंगे तो आप पॉसिबल है कि जब आप बैक एंड सर्वर के ऊपर आएंगे तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके पास बैक एंड डेवलपर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मैंने दो शो किए हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। पॉसिबल है एक डेटाबेस के साथ काम कर रहा हो, एक ईमेल के साथ काम कर रहा हो, एक स्टोरेज के साथ काम कर रहा हो, तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन सिनेरियो ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक की बजाय मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया डेटाबेस सर्वर हमारे पास हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, वेब होस्टिंग सर्वर हो सकता है, हमारे पास ईमेल सर्वर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो सर्वर हो सकते हैं। आप सारी की सारी चीजें एक सर्वर के ऊपर भी कर सकते हैं और आप जो है वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे अगेन मैंने वो स्लाइड शो करवाई है।
अब यहाँ पे जाके जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं आज के दौर में, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि जो हमारा ये बैक एंड का कोड होता है वो पूरे का पूरा एलिमिनेट कर देती हैं। बैक एंड की पूरी डेवलपमेंट हमें नहीं करनी पड़ती। वो किस तरीके से है कि आपको अपने बैक एंड के डेवलपर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारे पास बैकएंड डेटाबेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बेसिकली हमारा पूरे का पूरा बैकएंड सर्वर रिप्लेस हो जाएगा फायरबेस के साथ। फायरबेस क्या है? बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है गूगल की तरफ से और इसको हम कहते हैं बैकएंड एज अ सर्विस। बैकएंड एज अ सर्विस क्या होता है, इसके ऊपर तो खैर डिटेल में एक पूरी कंप्लीट वीडियो बन सकती है, इंशाल्लाह मैं कभी बनाऊंगा भी। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा क्या लें कि फीचर जो हमें नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है, वो जब हम किसी इंटरनेट के थ्रू या क्लाउड के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसको हम बैकएंड एज अ सर्विस कहते हैं। तो पूरे का पूरा आपका बैकएंड का डेटाबेस की डेवलपमेंट सारी की सारी खत्म हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी फायरबेस के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि पहले तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस था और हम रेस्ट एपीआई के थ्रू हमारा क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा था डेटाबेस के साथ, सॉरी सर्वर के साथ। तो अगर आप फायरबेस आ गया तो हमारा क्लाइंट जो है वो किस तरीके से फायरबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है कि रेस्ट हमारी एपीआई तो यहाँ पे यूज नहीं होगी, तो हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। तो उस चीज के लिए हमारे पास हमारी एसडीके आ जाती है, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कूल फीचर है फायरबेस का। एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड एसडीके है फायरबेस की, iOS के लिए iOS फायरबेस एसडीके है, आपके पास यूनिटी के लिए है, वेब के लिए भी है, काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आप उनकी रिस्पेक्टिव जो एसडीके है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन ये कि जिस तरीके से हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं अपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर, एसडीके के मेथड्स कॉल करते हैं, हमारी जितनी भी हमारे काम हो रहे होते हैं, सेम वे हम जो है हमारे एसडीके को इंटीग्रेट करेंगे और हमारा जितना भी काम होगा फायरबेस के रिलेटेड, बल्कि पूरे का पूरा बैकएंड का डेटा जो है वो पूरे का पूरा हम जो है वो हैंडल कर रहे होंगे। वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, वो हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है, वो हमारे पास फाइल स्टोरेज है, क्रैश रिपोर्टिंग है, एनालिटिक्स है और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको हमारे पास फीचर्स हैं, आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि अल्टीमेट क्वेश्चन है कि फायरबेस, व्हाट इज फायरबेस? फायरबेस क्या है? आप देख सकते हैं फायरबेस इज अ मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विद टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन टू हेल्प डेवलपर्स बिल्ड हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस। ये तो ट्रेडिशनली जो जनरली हमारे पास विकिपीडिया से मैंने उठाई हुई डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली मैं नहीं पड़ता इसमें क्योंकि वो वाली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होती। लेकिन इन शॉर्ट ये कि हमारे पास बेसिकली मोबाइल और वेब एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स काफी ज्यादा अवेलेबल हैं जो डेवलपर्स की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। नीचे आपको नजर आ रहा है कि सेट ऑफ टूल्स विच प्रोवाइड्स अ फुल सूट फॉर ऐप डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, एबिलिटी टू क्रिएट एप्लीकेशंस विदाउट नो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इसका ये मतलब है कि जब हम फायरबेस को यूज करते हैं हम, तो जो सर्वर साइड के ऊपर जितनी भी हमारी कोडिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, ना ही हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ईमेल, वेब होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट ये अगेन आ जाता है बैकएंड एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि जितना भी काम आप पहले करते थे, आपका सर्वर में करता था, वो भी आपको एज अ सर्विस जो है वो अवेलेबल, आप उस सर्विस को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बैकएंड एज अ सर्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री जो है वो लिखी है। ये बेसिकली 2011 में जो है वो डेवलप किया गया था, एंड्रयू और जेम्स टम्पल की तरफ से डेवलप किया गया था। इनिशियली जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस था। फायरबेस का जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस था। उस वक्त नॉर्मली तो ये मैसेजिंग वगैरह के लिए यूज होता था, लेकिन डेवलपर्स ने इसको जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। इसके बाद गूगल ने इसको 2014 में इसको खरीद दिया, क्योंकि उससे पहले ये ओवर द टाइम जो कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सूट बन चुका था। तो 2014 में ये गूगल ने ले लिया और इसको रीनेम कर दिया फायरबेस के साथ। और गूगल के कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जिस तरीके से एडमॉब है, तो गूगल ने वो भी इंटीग्रेट कर दिया फायरबेस के साथ। आप देख सकते हैं फायरबेस एसडीके हमारे पास एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, एप्पल के लिए अवेलेबल, आईफोन के लिए, C++ के लिए अवेलेबल है हमारे पास, यूनिटी के लिए, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट हमारे पास एसडीके अवेलेबल है। लेकिन ये जो कंसेप्ट हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे 100% एक्यूरेट और सेम रहेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। सिंपली मेथड नेम्स चेंज हो जाएंगे, मेथड कॉल चेंज हो जाएंगे, एपीआई के जो मेथड्स के नेम है वो चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फायरबेस के साथ जब भी हम बात करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कंपैक्ट टीम है, आपकी टीम कंपैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यू डोंट नीड टू हायर बैकएंड इंजीनियर्स, आपको बैकएंड इंजीनियर्स हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, टाइम, पैसा, डेवलपर्स कम हो जाएंगे। फास्ट इटरेशन है, आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है साइकिल है वो बहुत तेज हो जाता है, स्केलेबल है। आपको 0.1% भी टेंशन नहीं होती कि एप्लीकेशन हमारी रन टाइम के ऊपर स्केलेबल होगी या नहीं। और एट द एंड योर टीम कैन स्लीप एट नाइट, आपकी टीम छोटी होगी, आपको बैकएंड की टेंशन नहीं पड़ेगी, तो आप इजीली आराम के साथ अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये पिक्चर। इसमें हमारे पास बेसिकली जितने भी हमारे पास सब प्रोडक्ट्स हैं या कैटेगरीज हैं, जितने भी फीचर्स हैं फायरबेस के ऊपर लिस्टेड हैं। मेनली ये दो कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड है, डेवलप
कैटेगरी है जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं, ग्रो कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट आपको फीचर्स मिलते हैं जो अपनी ऐप की एप्लीकेशन को ग्रो करने के लिए हैं, और थर्ड एक हमारे पास पॉइंट है अर्न, जो कि बेसिकली आपको ऑलरेडी पता होगा गूगल एडमॉब्स है। गूगल एडमॉब को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं फायरबेस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के साथ, और आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैक एंड सर्विसेज जो हमारे पास है, रियल टाइम डेटाबेस है, ऑथेंटिकेशन है, होस्टिंग है, स्टोरेज है, क्लाउड मैसेजिंग है, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलप के अंदर ही दो हमारे पास फीचर्स हैं, ऐप क्वालिटी सर्विसेज हम उनको कहते हैं। टेस्ट लैब फॉर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के लिए आपकी टेस्ट लैब है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके से रन करेगी। और क्रैश रिपोर्टिंग, आप मजे की चीज़ ये कि आपकी एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस के ऊपर क्रैश होगी तो वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रो का जो है वो टैब है, तो इसमें आपको देख सकते हैं डायनामिक लिंक्स हैं, इनवाइट्स हैं, एडवर्ड्स हैं, नोटिफिकेशन, ऐप इंडेक्सिंग है। ये सारी चीज़ों को डिटेल में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये था गाइस कि हमारे पास फायरबेस का इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जनरल या ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फिलासफी क्या है वो हमने देखी, सर्वर को, जो बैक एंड सर्वर को यूज़ करते हुए। फिर हमने देखा उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं। फिर हमने देखा हम फायरबेस हमारे पास क्या है, कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, क्यों इंटीग्रेट करना है, इसके क्या हमारे पास फीचर्स हैं। तो वो पूरी जो मेन जनरल कोर कंसेप्ट था फिलासफी थी, हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर भी बात की। तो ये सारी फिलासफी है होप्स आपको समझ आ चुकी होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, ऑल्दो मैं समटाइम्स फील करता हूँ कि आप लोग ये समझते होंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा किसी भी कोर्स के स्टार्ट में थ्योरी के ऊपर जब बात करता हूँ, ऑल्दो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता बंदा सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात करे। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं ये भी पसंद नहीं करता, मेरे ख्याल में ये कि अगर आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पता होगी तो आप कभी भी, आपको बेशक डेवलपमेंट आती भी होगी तो आप कभी भी रियल टाइम प्रॉब्लम को उतने एफिशिएंट वे में, उतने इफेक्टिव वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अगर आपको थ्योरी पता होगी, आपको पता होगा अंडर द हुड क्या चीज़ हो रही है बैक एंड के ऊपर, या इंटरनली परफॉर्मेंस क्या हो रही है, या क्या कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से कंसेप्ट इंटरनली जो है वो काम कर रहे हैं। और यह कि नेक्स्ट आप कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको कभी भी इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आई होप सो आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स की समझ आ चुकी होगी। डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर हमने बात की है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक रियल टाइम फायरबेस प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।